हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम लिटरेचर कर रहे थे जिसमें हमने पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और हम प्रोजन सेक्शन कर रहे थे जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज कंप्लीट कर ली है। सो आज हम करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस और इंडिगो। आज हम 2 स्टोरीज कंप्लीट करेंगे जिसके बाद हमारी फ्लैमिंगो कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गोइंग प्लेसेस। सो गाइज, ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम सोफ़ी होता है और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन उसके ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी वो कहती थी कि मुझे मैनेजर बनना है, कभी वो कहती थी कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, कभी उसको एक्ट्रेस बनना होता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। वो हमेशा से एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीती थी, यानी कि फॉल्स ड्रीम्स में हमेशा देखा करती थी कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन उसका जो फैमिली का मनी सोर्स था बहुत ही कम था, जिसकी वजह से सोफ़ी के ये ड्रीम्स बहुत ही इमेजिनरी लगते थे। सो गाइज, अब हम कुछ पॉइंट्स में इसे समझेंगे। अ गर्ल नेम्ड सोफी इज कमिंग बैक होम फ्रॉम स्कूल। हर फ्रेंड जेंसी इज ऑल्सो विद हर। ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर देम टू लीव स्कूल, सो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स। सोफी नाम की एक लड़की होती है जो स्कूल से लौट रही होती है। उसकी फ्रेंड जो होती है जेंसी, जो बहुत ही सिंपल होती है, उसके कोई भी फॉल्स ड्रीम्स नहीं थे। ठीक है, दोनों साथ में आ रहे होते हैं, स्कूल से घर आ रहे होते हैं और उनका स्कूल ख़त्म ही होने वाला होता है, यानी कि उसकी 12th जो है अब ख़त्म होने वाली होती है। अब वो अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, Jancy is a very simple girl. She has no false dreams. She knows that she has been earmarked for the biscuit factory and she seems content with what fate has for her. देखो, जो जेंसी थी बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो बिल्कुल भी फॉल्स ड्रीम्स नहीं देखती थी, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहती थी। वो उसे पता था कि उसको इंटेंट किया गया है बिस्किट फैक्ट्री में, उसे वहीं काम करना है, जो भी है उसको अपना फ्यूचर पता था। ठीक है, और वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती थी, बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीती थी और जो भी उसके पास था वो उसमें बिल्कुल सेटिस्फेक्शन उसे रहती थी। But Sophie is the opposite of Gen Z. She belongs to a rather poor family, but she is very ambitious. She plans to buy a nice boutique for herself, though she has no source of any money. Then she says she will become a manager straight off. She dreams to be an actress also or a fashion designer. Gen Z tries to warn her against such false dreams, but Sophie doesn't listen. देखो, सोफ़ी जो थी वो जेंसी से बिल्कुल अपोजिट थी। कैसे? वो बहुत ज़्यादा फॉल्स ड्रीम देखा करती थी। कभी वो सोचती थी कि वो डायरेक्ट मैनेजर बन जाएगी, कभी वो सोचती थी कि वो एक बुटीक लेगी, कभी वो उसे एक्ट्रेस बनना था, तो कभी उससे फैशन डिज़ाइनर बनना था। उसके जो ड्रीम्स थे वो बहुत ही फॉल्स हुआ करते थे, यानी कि अलग अलग तरीके की वो बातें बोलती थी। हमेशा एक अजीब सी बातें वो करती थी कि मैं इससे मिल गई, मैं उससे मिल गई। बहुत ज़्यादा जो चीज़ हुई ही नहीं होती है वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती थी और एक बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाली लड़की थी। ठीक है, okay, Sophie lives with her father, mother, a little brother named Derek, and an elder brother named Geoff. The father seems to be a carefree person. He goes to the pub whenever he likes. The poor mother has to attend to the whole household works. Geoff has been 3 years out of school and works as an apprentice mechanic. He's a very quiet sort of person and hardly shares with anyone his outside activities. Sophie अपने पापा, मम्मी, छोटे भाई और बड़े भाई के साथ रहती है। उसके पापा काफ़ी केयरफ्री पर्सन है। ठीक है, उनका जब मन करता है वो तब पब चले जाते हैं और जो उनकी मॉम है वो पूरे दिन घर पे काम करती हैं। जेफ जो है, यानी कि सोफ़ी का जो भाई है, वो स्कूल छोड़ के 3 साल हो गए होते हैं और वो मैकेनिक का काम सीखने बाहर जाता है। जो भी वो बाहर की एक्टिविटी जो भी रहती है उसकी वो किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता। वो काफ़ी शाय लड़का है। ठीक है, Sophie has great faith in her elder brother. She shares all her so-called secrets with him. She is certain that Geoff would never let her down. She often wishes that Geoff took her out with him on his visits outside the town, but Geoff thinks her too young for it. Her father also does not allow such a thing. सोफ़ी अपने बड़े भाई से काफ़ी क्लोज थी और अपने सारे जितने भी उसके सीक्रेट्स रहते थे उससे शेयर करती थी। ठीक है, वो चाहती थी कि जब भी वो टाउन से बाहर जाए तो उसे साथ में लेके जाए, बट उसका भाई ऐसा नहीं करता था और उसके पापा भी उसे अलाउ नहीं करते थे क्योंकि उसे बहुत छोटा समझते थे। ओके, वन डे सोफी शेयर्स अ सीक्रेट विद जॉब व्हाइल ही इज सिटिंग इन हिज रूम. शी टेल्स हिम हाउ शी हैड अ चांस मीटिंग विद डैनी केसी हु वाज अ वेरी फेमस Irish league player. She says that she was standing in front of a shop window when someone came and stood beside her. When she looked around, she was surprised to see that it was Danny Casey. सो अब सोफ़ी जेफ से अपना एक सीक्रेट शेयर करती है। वो कहती है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ। ठीक है, जो डैनी केसी कौन होता है? आयरलैंड का एक बहुत ही फेमस लीग प्लेयर था।
ठीक है। वो कहती है कि मैं दुकान की खिड़की के सामने खड़ी थी जब कोई अचानक से मेरे बगल में खड़ा हो गया था। जब मैंने घूम के देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो डैनी केसी था। ठीक है। ये सब वो किसको बताती है? अपने भाई को, जिसका नाम क्या है? जेफ। In the meantime, Sophie's father comes in. Geoff tells him about what Sophie has said. Sophie trembles in herself because she is mortally afraid of her father. The father speaks of Danny very lightly and says that he is not that good a player. At that, Sophie starts talking of Danny in very high terms. She even says that he is going to buy a shop. At this, the father remarks, "One of these days, you are going to talk yourself into a lot of trouble." देखो अब क्या होता है, सोफ़ी के पापा अचानक से एक रूम में आ जाते हैं। फिर जेफ उन्हें सारी बातें बता देता है कि सोफ़ी ऐसे ऐसे बोल रही है कि वो डैनी से मिली। तब उसके पापा कहते हैं कि हाँ, वो इतना कुछ खास प्लेयर भी नहीं है, तुम इतना क्यों बात कर रही हो उसके बारे में। तब सोफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाती है डैनी के बारे में, वो इतना अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फेंकने लग जाती है। तब उसके पापा उससे क्या कहते हैं कि तुम अपनी इन्हीं फालतू बातों की वजह से किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो, इसलिए अपनी फालतू की गॉसिप मत किया करो। Sophie tries to make Geoff promise that he will not disclose her secret to anyone. Geoff says nothing to tell is there. However, she informs him that she had a lot of intimate talk with Danny and that he has taken a fancy to her. She says that Danny has even promised to meet her alone. At this, Geoff says it's the unlikeliest thing I have heard. Clearly, he does not believe Sophie's stories. देखो सोफ़ी अब जेफ से प्रॉमिस लेती है कि जो भी मैं तुम्हें बताती हूँ तुम प्लीज़ किसी को मत बताना। अपने भाई से वो प्रॉमिस लेती है, बट वो कहता है कि इसमें बताने लायक कुछ है भी नहीं, जो भी तुम बातें करती हो वो पूरी बकवास ही होती हैं। देखो क्लियरली ये देखा जा सकता है कि जेफ सोफ़ी की बातों में विश्वास नहीं करता। ठीक है। The story of Sophie's so-called meeting with Danny spreads in the neighborhood. Even Jancy talks to Sophie about it. Sophie talks in such a way as to make Jancy believe that the story is a fact, but asks her to promise that she will keep it a secret. So Sophie से Danny की जो वो बात बोलती है कि मैं उसे मिलने वाली हूँ, जो भी वो स्टोरी सबको सुनाती है वो सब जगह फैल जाती है। उसके पड़ोसियों को पता चल जाती है क्या तुम सच में उससे मिलने वाली हो। जो जेंसी भी सोफ़ी से इस बारे में बात करती है कि क्या तुम सच में उससे मिलने वाली हो, तो सोफ़ी इस ढंग से बात करती है कि जिससे जेंसी ये मानने लग जाती है कि हाँ ये जो स्टोरी सुना रही है वो सच्ची है, और उससे वो कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे। Okay, in her dreamy imagination, Sophie comes to believe that Danny has really promised to meet her alone. She goes to a scheduled place by the side of the canal. There she keeps sitting on a bench waiting for him. In her heart of hearts, she knows that he won't come, yet she keeps waiting in self-deception. At last, she begins to feel sad and leaves the place. She feels broken-hearted. She has also a fear in her mind that she will become a butt of ridicule in the neighborhood. Thus, Sophie has to suffer because of her dreamy and self-destructive ambitions. देखो सोफ़ी को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी सबको सुना रही है कि वो डैनी से मिलने वाली। तो अब वो क्या करती है, एक नदी के किनारे वहाँ एक एकांत सी जगह में वहाँ पे बैठ जाती है बेंच पर और उसका वेट करना चाहती है। उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है, जो भी स्टोरी है वो सब झूठ है, कोई डैनी यहाँ मिलने आने वाला नहीं है। बस वो नॉर्मली चली जाती है, वहाँ बैठ जाती है, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास होती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है और ये सोचती है कि अब मेरा मजाक बन जाएगा, पड़ोसी मुझे सुनाएंगे, घर पे मेरा मजाक बन जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टोरी से आप क्या समझ रहे हो कि किस तरीके से सोफ़ी की लाइफ चल रही थी। वो एक झूठ में जी रही थी, वो एक इमेजिनरी स्टोरी सबको सुनाती थी, वो एक झूठ में ही जीना चाहती थी, जिसकी वजह से लास्ट में उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। ठीक है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट स्टोरी करेंगे जो कि है इंडियो, विच इज़ रिटन बाय लुइस फिशर। सो बेसिकली गांधी जी के स्ट्रगल की स्टोरी है जो कि चंपारण की पुअर पीसेंट्स के लिए था। ठीक है। सो दिस चैप्टर डील्स इन डिटेल हाउ गांधी जी फ्रीड द पुअर पीसेंट्स ऑफ चंपारण फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। सो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि किस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के पुअर पीसेंट्स को ब्रिटिश प्लांटर से छुड़वाया था। ठीक है। In 1916, a poor peasant named Rajkumar Shukla approached Gandhiji to come to the help of the peasants in Champaran. Gandhiji was very busy during those days, but Rajkumar remained by his side all the time. At last, impressed by Rajkumar's tenacity, Gandhiji said, "I have to be in Calcutta on such and such a day. Come and meet me and take me from there." 1916 में राजकुमार शुक्ला नाम के एक पुअर पीसेंट गांधी जी के पास आए और वो चंपारण के काश्तकारों की हेल्प के लिए आए थे कि इनकी हेल्प करें। बट गांधी जी उस वक्त बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने उन्हें उस वक्त मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं आ सकता। बट उनसे वो इम्प्रेस्ड होकर उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ आओ और मुझे वहाँ लेकर चलो। ठीक है। ओके, सो राजकुमार गांधी जी को उसी दिन मिले जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट थी और वो उन्हें पटना ले गए।
ठीक है। वहाँ वो किससे मिले, किसके घर उन्हें ले गए, राजेंद्र प्रसाद जी के, जो बाद में क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तब वहाँ पर नहीं थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे। सो गांधी जी ने डिसाइड किया कि उन्हें पूरी तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाए कि क्या पूरा जो मैटर है वो है क्या। इसके लिए वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। ठीक है। सो गांधी जी को जब पता चला कि चंपारण जिले में काश्तकार मजदूर बटाई पर खेती किया करते थे और एक पुराने समझौते के अकॉर्डिंग उन्हें ज़मीन के 15% हिस्से पर नील बोना पड़ता था और जो पूरी फसल हुआ करती थी ना, ज़मींदारों को सौंपनी पड़ती थी किराए पर। ठीक है। सो काश्तकार इस इनजस्टिस से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। देखो अब क्या होता है, इस समय तक जर्मनी ने नील डेवलप कर लिया था, बट वो अब उन्हें लगता था कि ये जो हम कर रहे हैं ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है हमें। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखते थे पहले, तभी तो उन्होंने इंडियंस को गुलाम बना दिया था, क्योंकि इतनी लिटरेसी थी पहले, किसी को कुछ समझ कम ही होती थी और लोग किसी भी समझौते में साइन कर लिया करते थे। तो ऐसे ही सेम उस टाइम हुआ था। ठीक है। उन्होंने 15% ज़मीन पर नील ना बोने के बदले उन्हें बोला कि हम मुआवजा दे देंगे तुम्हें, तुम एक काम करो, तुम इसमें साइन कर दो। कई लोगों ने साइन किया, कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो कई लोग कोर्ट गए। इस मौके पर क्या हुआ कि गांधी जी चंपारण में आए थे और बिहार के बहुत सारे वकीलों से मिले। उनमें से राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू थे, मौलाना मजहरुल हक थे और भी कई थे। इससे वो उन्होंने क्या कंक्लूजन ये निकाला कि ये शेयर क्रॉपर्स इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इनको अभी कोर्ट नहीं जाने देते हैं, इनको सबसे पहले इनके डर से फ्री कराना होगा। ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, कई ने तो उन्हें धमकी तक दी कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। और भी लॉयर्स से मिले और प्रूफ इकट्ठा करने की उन्होंने अब कोशिश करने लगे। एट लास्ट द लैंडलॉर्ड्स अग्रीड टू पे बैक द compensation they had illegally collected, but there was some disagreement about the percentage of amount to be paid back. The representative of the landlords said that they were willing to pay only 25%. Gandhiji agreed at once that the deadlock was ended. अब क्या होता है, ज़मींदार उस मुआवजे को लौटाने के लिए मान जाते हैं कि ठीक है हम दे देंगे। उन्होंने जो जितने भी इलीगली काम किया था, जितना भी कॉम्पनसेशन इकट्ठा किया था, वो सब लौटाने के लिए बोल दिया। लेकिन वहाँ कुछ और उन्होंने अपनी कुछ शर्तें भी रखी, कितना परसेंट हम वापस देंगे, कितना नहीं देंगे। अब वो 25% लौटाने को तैयार थे, उससे ज़्यादा नहीं। बट गांधी जी इस बात पे तुरंत रेडी हो गए थे कि ठीक है तुम इतना ही तो दो, और बाकी जितने भी डेडलॉक है उस वक्त ख़त्म हो गया था। अब गांधी जी क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स से वो बात बोलते हैं कि जितना भी पैसा आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है स्वाभिमान की, कि इन्होंने हम लोगों से हमारा स्वाभिमान छीना था। अब ऐसा नहीं होगा, अपने राइट्स के लिए सब लड़ेंगे और ऐसा करना हमारा हक है। ठीक है। हमें हिम्मत करनी चाहिए कि हम अपने साथ हुए हुए गलत चीज़ों से लड़ सकें। चंपारण में जो जितना भी स्ट्रगल उन्होंने किया, उन्होंने लगभग 1 साल उन्होंने वहाँ पे लगा लिया था। लेकिन इस समय के दौरान वो अहमदाबाद में अपने आश्रम में कामकाज पर भी नज़र रखते थे कि वहाँ पे ठीक से सब कुछ हो रहा है ना। चंपारण के गाँव में उन्होंने लोगों की जो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखना, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पे कुछ और एफर्ट्स लगाए। उन लोगों को हेल्थ और हाइजीन का उनका ध्यान रखा, उनको वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड करवाए और डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई और काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स का इलाज भी करवाया। The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. It proved that the British could not order him about in his own country. He taught his people to be self-reliant and not to be dependent on any outside help. Thus, he took his people a step nearer to the Indian independence. सो अब वो क्या कहते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अंग्रेज़ उन्हें अपने ही देश में कहाँ जाने और कहाँ ना जाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों को सेल्फ डिपेंडेंस बनने की सलाह दी कि तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए और लड़ना आना चाहिए। इस तरीके से वो अपने लोगों को भारतीय स्वतंत्रता की तरफ एक और कदम आगे ले गए थे। इसी के साथ इंडिगो स्टोरी भी ख़त्म हो चुकी है। हमने आज 2 स्टोरी कंप्लीट कर ली है, विच इज़ गोइंग प्लेसेस एंड इंडिगो। दोनों ही स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ सीख लेने लायक है। तो गाइस आई होप आपको ये दोनों स्टोरीज अच्छी लगी हो। अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, मेरे साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।